हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे लोग काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी न्यूज आ चुकी है कि हमारे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स है वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो इसीलिए अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने सोचा कि वन शॉट्स काफी बार हो गए हैं, वो भी एक बार एक फाइनल रिवीजन में ले लेंगे। लेकिन एक सीरीज पीवाईक्यू की लॉन्च कर लेनी चाहिए और एक सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की लॉन्च कर लेनी चाहिए चैप्टर वाइज। तो कोशिश पूरी है बेटा कि आप लोग को काफी अच्छा लगे। तो आज शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के एमसीक्यूज के साथ। उससे पहले बेटा एक 2 मिनट के लिए आप देखिए गाइस, अगर आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर फॉलो किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो एक बार आप जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर भी आपके स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है और उसमें भी बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है। गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार बहल। आई एम द सीईओ एट AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and yes, visiting faculty at Alan Rohtak। बच्चा पार्टी, इसी के साथ साथ अनअकैडमी में नया क्या है? अनअकैडमी में नया है आस्क अ डाउट फीचर, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पर। राइट बच्चे, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप अनलिमिटेड डाउट्स कैसे पूछेंगे। इसमें आपको क्या करना है बच्चे, आस्क अ डाउट पे क्लिक करना है, यहां से गैलरी से फोटो या पिक्चर लेनी है, यहां से उसको क्रॉप करना है और आपका आंसर आपके पास मिल जाएगा, आपका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। बच्चों, इसी के बाद अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का फीचर, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज और बैच कोर्सेज अनलिमिटेड है। हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च होता है, तो आप कोई भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर है। अगर आप अभी 12th में हैं, 2022 वाले के लिए, तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप हैं तो आप 3 महीने का ले सकते हैं। अगर 2021 वाले बच्चे हैं, 1 महीने का ट्राई करके देख सकते हैं। बस आपको एक कोड यूज करना है, वीके आर्मी। आपको एक कोड यूज करना है, वीके आर्मी बेटा, और यहां पर भी आप वीके आर्मी का कोड ऑफ यूज कर सकते हो। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें बच्चे 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, जहां एक आपको पर्सनल मेंटोर मिल रहा होगा। आपकी कोई भी बात होगी तो आप उस मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक कोड यूज करना है, वीके आर्मी। उसके लिए भी आपको एक कोड यूज करना है, वीके आर्मी। ठीक है बच्चे, यहां पर भी आप वीके आर्मी डाल देंगे। इसी से आपके अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लासेस भी खुलती है। 2022 वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी एक बैच चल रहा है बेटा, टीटीएस का, जो आप देख पा रहे हो। और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर, नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमर्स वालों के लिए है ये। साइंस में ऑलरेडी एक बैच चल रहा है 11th क्लास के बच्चों के लिए, जो 10th से अभी 11th में आए हैं। फिर ये एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये मल्टीपल बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बस आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीके आर्मी के कोड को सपोर्ट करना है बच्चे, और ये आप ही के हाथ में है कि आप कितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं फाइल को खोलता हूं और हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तो बच्चा पार्टी, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, इसमें कितने क्वेश्चंस है? तो मेरे हिसाब से चैप्टर 1 में कुछ लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, एमसीक्यूज आपको वो मिल रहे होंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद आपको एमसीक्यूज की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है बच्चे, राइट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, और साथ साथ में आप लोग भी जो है ना वीडियो को पॉज करके और ये देख सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं आता है, और आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहेंगे, सर इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका सी है, इसका डी है। राइट बच्चों, सो बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लास रॉड acquires charge by rubbing it with silk cloth. The charge on the glass rod is due to, एक ग्लास रॉड है, जब आप इसको सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हो तो ये चार्ज को अक्वायर करता है। तो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज कितना है बच्चे? तो यहां पर आप कह सकते हो फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये फ्रिक्शन का होता है। सो फ्रिक्शन इज द करेक्ट आंसर। राइट बच्चे, फ्रिक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ। टू चार्ज स्फीयर्स
आर सेपरेटेड बाय 2 mm। दो चार्ज स्फीयर्स है, वे दोनों के दोनों 2 mm से सेपरेट करे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। आप प्लीज आंसर टिक करिए, आंसर मुझे जरा भेजिए कमेंट बॉक्स में, मैं भी देखना चाहूंगा। देखो बच्चे, वो आपसे क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। प्लस प्लस है, अट्रैक्टिव का तो मतलब ही नहीं बनता, लाइक तो रिपेल करते हैं। माइनस माइनस रिपेल होगा, माइनस माइनस रिपेल होगा। एक ही ऑप्शन बचता है प्लस और माइनस का, तो इसमें हमें कोई चूज करने वाली बात ही नहीं थी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपका ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव इंटरैक्टिव फोर्सेस है। राइट बच्चे, फिलहाल इन चारों में से, अगर इन चारों पेयर्स में से देखेंगे। चले बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली पहले बेटा सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, फिर धीरे धीरे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, तो अभी शुरुआत से कर रहे हैं ना। देखो बच्चे, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर is placed near another positively charged conductor, the net charge acquired by the cylindrical conductor will be। एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, उसको एक दूसरे पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास रख दिया गया, तो सिलिंड्रिकल कंडक्टर ने नेट चार्ज कितना एक्वायर किया होगा। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, तो नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलिंड्रिकल कंडक्टर विल बी 0। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि वहां पर मतलब चार्ज को वो एक्वायर कर रहा है या नेट चार्ज, क्योंकि एक छोटी सी स्टेटमेंट कही जाती है, एचसीबी में लिखा हुआ है दैट चार्ज कैन बी क्रिएटेड और इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बेटा आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। मैं थोड़ा सा एक्चुअली मेरे को देखना पड़ रहा है कि कहीं लैग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देखना जरूरी है, राइट। चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू। जब हम एक कंघी को अपने बालों से ऐसे लगाते हैं, फिर उससे पेपर पे देखते हैं, तो वो पेपर क्या करता है, खींच लेता है बेटा। तो ये क्यों होता है, दिस इज जस्ट बिकॉज बेटा कि जो हमारे पेपर में जो एटम्स होते हैं ना, वो पोलराइज हो जाते हैं चार्ज कॉम्ब की वजह से। जैसे मान लो ये आपका कॉम्ब है, ऐसे करके ये आपका कॉम्ब है बेटा, ऐसे करके, और ये आपके पेपर के जो आपके पेपर में जो एटम्स है वो पोलराइज हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, वो पोलराइज हो जाएंगे। ये कॉम्ब चार्ज हो गई, ये एटम पोलराइज हो गए, तो ये कॉम्ब क्या करता है, उस पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है, और एक समय बाद जब आप देखते हो तो वो पेपर क्या हो जाता है, वो मतलब दोनों का चार्ज सेम हो जाता है, तो वो पेपर ऑटोमेटिकली रिपेल कर लेता है, जंप कर लेता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि लाइक तो फिर रिपेल करेंगे ना आपस में, ऐसा करके, राइट बच्चे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, यहां क्या कहता है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल है। इट इंप्लाइज द लॉ ऑफ व्हाट, ये कौन सा लॉ इंप्लाई करता है, तो बच्चे ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, आपने ऑलरेडी सुना होगा, Q बराबर प्लस माइनस एनी बेटा, Q बराबर प्लस माइनस एनी। तो ये कौन सा है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है बेटा। व्हाट इज दिस, सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई गेस आपको समझ में आ गया बच्चे। सो लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा। अभी बड़े बेसिक सवाल है, लेकिन हाँ अच्छे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। When 10 raised to the power 9 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it is। देखो बच्चे, एक न्यूट्रल मेटल प्लेट है, एक न्यूट्रल मेटल प्लेट है, और इसमें से आप 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रॉन की यहां पर डेफिशिएंसी हो गई, तो चार्ज तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यार पॉजिटिव ही आएगा। तो जहां जहां नेगेटिव वाली कहानी है ना, वो तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इन तीनों में से ही कोई एक हो सकता है। खैर देख लेते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिया, तो Q क्या होता है बेटा, एनी। Q क्या होता है, एनी। तो चार्ज ऑन बॉडी विल बी, इतना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है बच्चे, तो ये तो खत्म हो गया। तो चार्ज ऑन बॉडी कितना बच गया, 1.6 कूलम। कितना बच गया बेटा एक बॉडी के ऊपर चार्ज, 1.6 कूलम, राइट। सो हमारा आंसर है बी ऑप्शन। सर पॉजिटिव क्यों, क्योंकि अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज पॉजिटिव होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज नेगेटिव होगा। आई गेस बच्चों आपको ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ, राइट बच्चे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चे सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ इतना -2 माइक्रोकूलम
इफ इट हैज इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैज। ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके बेटा और खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं भी आपको ट्राई करवाता हूं। कैसे करेंगे बच्चे, आप देखिएगा इसको कैसे करने वाले हैं हम लोग। एक बॉडी के पास इतना चार्ज है, मतलब Q कितना है बच्चे, Q है -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। और प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 13। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 13। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैज। तो फिर बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैज, यानी कि ये आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई होगा, राइट बच्चे, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई होगा, राइट बच्चे, बराबर क्या होगा भाई, ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये किसके बराबर होगा आपका, Q के बराबर। क्यों, आपको पता है Q बराबर NE होता है। यहां सारी की सारी वैल्यूज पुट करो, अभी आपका आंसर आपको क्लियर होने लगेगा। कैसे बच्चे, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी हमें समझ में आती है, यही निकालना है। ये कितना होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की कहानी की बात करें तो वो क्या है 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 बेटा, 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 30, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक तो है, ठीक है, वही तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो रहा। आई थॉट मैंने कहीं चार्ज ना लिख दिया हो। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 बराबर चार्ज ऑन बॉडी कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6, लेकिन वो भी नेगेटिव में, तो आप इसको लिख दो -2 इंटू 10 की पावर -6 बेटा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, बस आपको इसको वहां जाके माइनस करना है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इवन माइनस ले लो आप इनटू ब्रैकेट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बेटा बराबर बच्चे ये क्या होगा 1.6 इंटू 2.5, यहां देखो 1.6 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते तो ये सिर्फ 4 आता है, प्लस 13 -19 तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 -2 इंटू 10 की पावर -6 बेटा, उसमें से माइनस हो गया 4 इंटू 10 की पावर -6। तो आप क्या कहोगे बच्चे, आप ये सीधा सीधा कहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर ये वहां जाके डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया -6, अच्छा इंटू 10 की पावर -6 बेटा, और इससे डिवाइड क्या होगा ये वाला, इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 बेटा। आप देखिए माइनस से माइनस कट गया, 0 से ये ऊपर जाएगा 60/16, और ये क्या हो गया बच्चे माइनस ये ऊपर तो 10 की पावर 13। तो ये मैं सीधा यही ले लूं, अगर मैं सीधा यही ले लूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा बेटा 60/16 इंटू 10 रेज टू द पावर 13। भाई यहां तो सारे ही 10 रेज टू द पावर 13 है, ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया। अब इन तीनों में से कोई एक है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 4 4 16, 4 से 15 कट गया, 4 3 12 और 4 3 12 हो गया, राइट, 4 3 12 और 13 14 15, तो 3 बच गया, 3 0, 4 7 28, 4 5, तो आपका आंसर आ गया बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपका आ गया दैट इज बेटा 3.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 13। जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गया दैट इज बच्चे 3.75, इसका मैं कलर जो है वो व्हाइट कर देता हूं, या सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ बेटा दैट इज 3.75 into 10 raised to the power 13. So you are having option as C बेटा। आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाता है, C ऑप्शन आपके पास आ जाता है बच्चे। आई गेस आपको समझ में आया मैंने क्या बोला आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हो, कैलकुलेशन में आपको समझ में आ जाएगा, राइट बच्चे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज। चार्जिंग के प्रोसेस में नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी का मास क्या होगा बेटा। बहुत सिंपल सी बात है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट इज नॉट रिलेटेड टू द चार्जिंग प्रोसेस। क्या होगा इसमें से, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे कि चार्जिंग के प्रोसेस में नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि नेगेटिवली का मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है
और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ तो मास होगा, तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं कह सकते आप, है ना बच्चे। डेफिनेटली इंक्रीज होगा, आप डिक्रीज नहीं कह सकते या कांस्टेंट भी नहीं कह सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास तो होता है। चलिए बच्चों, जब तक मैं थोड़ा सा एक गिलास थोड़ा सा पानी पी रहा हूं, आप इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, है ना, और देखिए। और देखिए भाई, बिल्कुल गर्म पानी पी रहा हूं, थोड़ा सा पिछले 3 दिन से फीवर भी था, और मैं यही आप लोगों से कहूंगा बेटा कि ध्यान रखना है आपको अपना भी, है ना। भले ही मैंने टेस्ट करवाया था और वो टेस्ट मेरा नेगेटिव आ गया कोविड का, टचवुड ऊपर वाली की कृपा रही, लेकिन फिर भी बेटा कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है खुद का और न्यूट्रिटिव डाइट लेनी है, साथ ही साथ में बेटा पूरा ध्यान रखना है। मतलब कहीं पर भी कोई भी आपने क्योंकि आपका देखो अभी बड़ी सिंपल सी बात है कि बोर्ड एग्जाम का पोस्टपोन जरूर हो गया, लेकिन अभी ये नहीं बोला गया है कि कैंसिल होगा, और जो कि बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कैंसिल होने की। 10th के तो इसलिए होगी क्योंकि वो करियर डिसाइडिंग वो एग्जाम्स नहीं है, बट हाँ ये तो करियर डिसाइडिंग एग्जाम्स है, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे तो ये सोच के कि नहीं सर अब तो क्या ही पढ़ाई करेंगे, अब तो कैंसिल हो गए, नहीं बेटा, एकदम से जब आपके पास आएगा ना नोटिफिकेशन, फिर आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया हमने। तो इसीलिए पूरा ध्यान रखना है बच्चे और मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है, तभी तो हम आपके पास बार बार नई नई सीरीज लेके आ रहे हैं। राइट बच्चे, आप पढ़िए इसको। सो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, कूलाम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट। कूलाम्स लॉ जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है द इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट उठानी है। कहता है कूलाम्स लॉ बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस। ओके, चलिए देखते हैं। बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, बाइंड्स एटम्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, बाइंड्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म सॉलिड्स। देखो बेटा, जो अगर आप देखोगे ना तो कूलाम्स लॉ जो है ना वो वैलिड है चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांधे रखने के लिए वैलिड नहीं है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप इसका अगर रीजन भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कूलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर बाइंडिंग द चार्ज पार्टिकल्स, ना कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। राइट बच्चा पार्टी, अपने 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, फॉर कूलाम फोर्स टू बी ऑपरेटिव द लीस्ट साइज ऑफ एटम विल बी। देखो बच्चे, कूलाम्स लॉ को अगर ऑपरेशन में आना है तो लीस्ट साइज जो है ना एटम का, द लीस्ट साइज ऑफ एटम विल बी 10 रेज टू द पावर -15 मीटर। इसके पीछे रीजन है बेटा, इफ आर विल बी लेस देन -15, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, इफ आर विल बी लेस देन 10 रेज टू द पावर -15 मीटर, देन हमारे पास कूलाम्स लॉ से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव फोर्सेस है, न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्टिव फोर्सेस। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ये ऑपरेशन में आ जाएगा बेटा, और ये कूलाम्स लॉ को इनइफेक्टिव बना देगा। तो इसीलिए फॉर कूलाम्स लॉ टू बी ऑपरेटिव और टू बी इफेक्टिवली वर्किंग, द लीस्ट साइज ऑफ एटम शुड बी इतना, ताकि इससे बड़ा हो तो कूलाम्स लॉ इजीली वहां पर इफेक्टिवनेस दिखा सके अपनी, ना कि इंटरैक्टिव जो ये न्यूक्लियर फोर्स है ये आपका उसको अनइफेक्टिव ना बना दे, इनइफेक्टिव ना बना दे। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, टू चार्जेस इतना एंड इतना आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम ईच अदर, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। बच्चों वाला सवाल है, इतना इजी सवाल तो आप क्या ही कर सकते हो। तो देखो बच्चे, दो चार्जेस है ऐसे करके, एक आपका 3 इंटू 10 की पावर -15 कूलाम है, और दूसरा आपका 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 कूलाम है, और दोनों आपस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं बेटा। हमने कहा ओके, फोर्स कितना होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा वैल्यूज पुट करो, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, Q1 क्या है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -15, Q2 क्या है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर +4, और आप इसको डिवाइड करिए बच्चे,
इसको मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, यही सबसे बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं बच्चे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं और फिर पावर में मिस्टेक हो जाती है। जैसे यहाँ 11 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, पावर में मिस्टेक नहीं करनी बच्चे। अब देखिए बेटा, ये तो आपका -2 रह गया, -2 ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा। तो आप देखो 9 और आपका यहां पर क्या है, 9 और 4 13 और यहां पर से +2 चला गया 15। तो एक हिसाब से तो 10 की पावर -15 से ये +15 आपका कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बचा 9 3 और 5, हमारे पास क्या बचा 9 3 और 5, राइट बच्चे। सो 9 3 27 और 27 इंटू 5, 5 7 35 और ये आपका 5 दूने 10 और 13, 135 न्यूटन। ये किसी ऑप्शन में नहीं है, सो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि एडिटर से मिस्टेक होके ये +4 के बजाय 14 होता। अगर ये 14 होता तो ये 135 इंटू 10 की पावर 14 या फिर 13.5 इंटू 10 की पावर 13, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है। बट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस अगर आप देखोगे तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है। एक बार फिर देख लो, 9 इंटू 10 की पावर 9, 3 इंटू 10 की पावर ओके सॉरी, ये -15 नहीं है बेटा, ये आपका -5 है, मैंने -15 ले लिया, ठीक है, मैंने -15 ले लिया। एक बार इसको हमें दोबारा से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, हमने -5 को -15 ले लिया, दैट इज आवर फॉल्ट। एक बार दोबारा इसको बना लो ऐसे करके। Q1 कितना है बेटा, 3 इंटू 10 की पावर -5, ना कि -15, हमने -15 ले लिया इसको। Q2 क्या है, 5 इंटू 10 की पावर 4, सो यू कैन राइट जस्ट 5 इंटू 10 की पावर 4। इसको आप डिवाइड करेंगे बेटा आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर इज लाइक 10 इंटू 10 की पावर -4। भाई ये तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -2, ये ऊपर जाके +2 बन जाएगा। तो आप इसको बना लीजिए बेटा, 9 3 ये तो हमारा आ ही गया था 135। अच्छा मल्टीप्लाई मारो, ये +9 है, ये +4 है, 13 +2 15, 15 में से 5 चला गया, सिर्फ 10 बच गया। तो अगर आप इंटू 10 की पावर 10 रह गया, इतना न्यूटन, एक को कम करो तो 13.5, ये छोटा कर दिया तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आता है वो ए ऑप्शन है। इसको देख लेना बेटा, जैसे अभी छोटी सी गलती मुझसे हुई कि मैंने क्वेश्चन को ही गलत उतार दिया, -5 दिया हुआ था, -15 लिख दिया। आपको ये गलती नहीं करनी बच्चे, मेरे पास तो चलो ऑप्शन था, मैंने इरेज कर दिया, लेकिन अगर आप उस टाइम ना देख सको तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट बच्चे। तो इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक अनजाने में ही हमें सीख मिल गई कि हमें पूरा ध्यान रखना है और पूरे ध्यान रख के पूरे तरीके से हमें ये सब चीजों को करना है बच्चे। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बेटा। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। अच्छा, दो चार्जेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं, मतलब Q ले लो और Q ले लो, आपस में फोर्स F लगा रहे हैं। अगर R दूरी पर रखे हुए हैं तो आप क्या कहेंगे, F बराबर KQ² बाय R² बेटा, राइट बच्चे। इफ द चार्जेस आर हाल्व्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन इतना। अब जो नया फोर्स होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, KQ' का स्क्वायर अपॉन R' का स्क्वायर, राइट बच्चे, क्योंकि भाई Q1 Q2 है और आइडेंटिकल थे, इक्वल थे। अब क्या होगा, चार्जेस आर हाफ्ड, मतलब आप इसको कह सकते हो Q/2 का होल स्क्वायर बेटा, और डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस इज बिटवीन देम इज डबल्ड, 2R का होल स्क्वायर बेटा। सो यू कैन से बेटा KQ² अपॉन 4, क्योंकि भाई Q² बाय 4 हो जाएगा और यहां पर 4R², नीचे 1, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा बेटा KQ² अपॉन 16R², और you can say this is F by 16, or you can say this is F by 16 बेटा। So the new forces acting between them will be F by 16, पुराने फोर्स का 16 गुना कम हो जाएगा, 1/16 टाइम्स द इनिशियल फोर्स F, राइट बच्चे। चलिए तो बढ़ते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। आई गेस आपको मजा आ रहा होगा, अगर मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हाँ आपको कमेंट भी करना है कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या हमें इस सेशन को, क्या हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्या हमें इसी तरीके से हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज करने चाहिए या नहीं बच्चे। अच्छा, सो ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस इज हाफ्ड, फोर्स इंटरैक्शन बिकम्स n टाइम्स वेयर n इज। अच्छा, ये क्या कह रहा है बेटा कि भाई पहले अगर आप देखोगे तो Q है, ठीक है ना,
और डिस्टेंस r रखा हुआ है। अब इन्होंने कहा कि ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड, यानी कि पहले तो f था k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। नाउ q1 बराबर q2 बराबर 2q बन गया, डबल्ड हो गया। एंड देयर डिस्टेंसेस इज हाउड, बड़ी सिंपल सी बात है यार, r डैश जो बन गया वो बन गया आपका हाउड यार, यानी कि r/2, पिछले जैसा ही हो गया। बस पिछले में क्या था कि चार्जेस को आधा कर दिया था, डिस्टेंस को डबल कर दिया था। यहां देखते हैं चार्ज को डबल कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन एन टाइम मतलब इतना बढ़ जाएगा, देखते हैं। सो एफ डैश क्या होगा बेटा k, और q डैश की जगह 2q का होल स्क्वायर, क्योंकि q1 q2 है, और यहां से r/2 का होल स्क्वायर बेटा। यही से सीधा क्या हो जाएगा k इंटू 4q का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर बाय 4 जाएगा ऊपर। सो यू विल से बेटा 16kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये तो क्या है, ये तो आपका f है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 16f। उसने कहा फोर्स बन जाएगा n गुना, उसने कहा फोर्स बन जाएगा n टाइम्स, तो n टाइम्स का मतलब 16 टाइम्स फोर्स आपका बन गया। सो 16 इज द करेक्ट आंसर। और आई गेस अभी तक आप देखो, अभी हमारा हाफ एन आवर भी कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी हमारे 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं जरा कि 30 मिनट्स में हम 15 मतलब 2 और सवाल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर कोई ऐसे छोटे छोटे आ जाएगा तो चलिए यहां देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर इज, मतलब दो चार्जेस है एक दूसरे से रखे हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जब ये आपका कितना 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो भाई फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल तो ई है, राइट बच्चे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का तो फोर्स कितना लगेगा k e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r तो 1 हो गया, सो विच इज k e स्क्वायर, क्योंकि मिनिमम चार्ज पार्टिकल्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इससे कम तो क्वार्क भी होता है, वो भी हो सकता है, लेकिन बेटा क्वार्क जो होता है वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारे नेचर में, तो इसलिए हम फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ही लेते हैं या प्रोटॉन के चार्ज को। तो आप क्या कहेंगे दैट के ई स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई गेस आपको समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। चले बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स सी। ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज बॉडीज व्हिच रिपेल ईच अदर बाय फोर्स एफ। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो ये Q है, ये Q है, मान लेते हैं आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज है, और F लग रहा है इनके बीच में के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बेटा, राइट बच्चे। केप्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर ऑफ सेम साइज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर बी। अच्छा, एक अनचार्ज बॉडी तीसरी अनचार्ज बॉडी है, उसको उठाया और उसको स्फीयर बी के साथ, ये अगर ए है और ये बी है, तो यहां से क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी जिसके ऊपर 0 चार्ज है उसको इसके साथ टच में लाया गया। बच्चे जब भी ऐसा होता है ना, तो जब दो बॉडीज को ब्रॉड मतलब कांटेक्ट में लाया जाता है तो उनका जो चार्ज होता है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां एक फॉर्मूला लगता है दैट विल बी Q1 प्लस Q2, Q डैश की जगह बाई 2। भाई ये तो Q है और Q2 वाला क्या है, 0 है बेटा, और उसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, सो योर आंसर विल बिकम Q/2। योर आंसर विल बिकम Q/2 बेटा, आपका आंसर क्या बन रहा है, Q/2 बन रहा है। ओके, और एंड रिमूव्ड, और हमने हटा दिया, इट इज देन केप्ट एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, तो अब नया जो apparatus, नया जो सिस्टम बन रहा है वो क्या बन रहा है, इस पे तो Q था ही, इस वाले पे Q/2 बन गया, और अब R/2 दूरी पर यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट पर बेटा इसको हमने रख दिया, बिल्कुल सही बात है। और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन C। अब हमें इस, अगर ये A है, ये B है और ये C पॉइंट है, तो यहां पर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है कि कितना लग रहा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है। ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, तो क्या होगा, F विल बी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट बच्चे। और अगर आप देखोगे तो एक फोर्स राइट की तरफ है, एक फोर्स लेफ्ट की तरफ है। सुपरपोजिशन क्या कहता है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। तो आप सीधा सीधा कहोगे कि भाई ये वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है चार्जेस का, तो ये वाला F1 जो होगा या F ऑन C ड्यू टू A जो होगा, उसमें से F ऑन C ड्यू टू B माइनस कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा बेटा, K Q इंटू Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर में से बेटा K Q/2 इंटू Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो अब अगर आप इसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा, अब अगर आप इसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा बच्चे आपका K Q स्क्वायर बाई 2 अपॉन R स्क्वायर बाई 4, राइट बच्चे। इसमें से माइनस करिए
के क्यू स्क्वायर बाई 4 अपॉन आर स्क्वायर बाई 4, ऐसा माइनस कर रहे हैं तो इसको हम यहां ले आते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं, 4 को ऊपर ले जाओ, सो 4 के क्यू स्क्वायर और नीचे क्या है 2 आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर रहे हैं, 4 को ऊपर ले गए, 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 4 आर स्क्वायर। राइट बच्चे, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो एफ कितना लगेगा एफ डैश के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये शायद से एफ की ही बराबर है, सो नया फोर्स विल बी इक्वल टू एफ ओनली। फिर से समझो बेटा, ये एक चार्ज क्यू है, अनचार्ज को बी के पास ले गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया क्यू बाई टू। अब इस पे भी क्यू बाई टू और बीच में क्यू बाई टू रखा, इसने उधर को धकेला, इसने इधर को धकेला, तो सी क्यू पर ए ने जितना फोर्स लगाया उसमें से माइनस किया सी क्यू पर बी ने जितना फोर्स लगाया, माइनस किया, कैलकुलेशन किया, इतना आया, ये तो एफ ही है, सो नया फोर्स कितना लगा दोनों के बीच में, एफ लगा। ठीक है बच्चे, तो आपने यहां तक करा। मैं एक सेकंड, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो एक सेकंड मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आपको पॉज का नहीं दिखेगा, आपको तो कंटिन्यूएशन में दिखेगी, बट मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं करती एकदम से इतना ज्यादा पढ़ाने का, है ना। फिर अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने 16 क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखिए बच्चा पार्टी, जैसे 16 क्वेश्चन की आप बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD, यानी कि एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, उसके कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस यानी कि प्लस क्यू प्लस 2q माइनस 2q प्लस q, राइट, दीज आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द O, इस पर फोर्स कौन सी साइड में लगेगा। आप ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप बिल्कुल गौर से देखोगे इस चीज को तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये प्लस क्यू वाला यहां पर अगर मान लेते हैं, उन्हें क्या बोला कि एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, तो ये प्लस क्यू वाला कहां लगाएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में, और ये प्लस क्यू वाला इधर, ये तो आपस में कैंसिल आउट कर गए, तो इनकी वजह से कुछ होगा ही नहीं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पहली बगैर सोचे समझे जीरो पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलती मत करना है, यहां पर आपको इस तरीके से वो फंसाने की कोशिश करेगा। यहां पर देखो, ये प्लस 2q का क्या करेगा, इस चार्ज को इधर को रिपेल करेगा, जबकि ये माइनस 2q इसको इधर को अट्रैक्ट करेगा। सो बेसिकली व्हाट विल यू से, आप कहोगे कि यार अलोंग द डायगोनल BD, अलोंग द डायगोनल BD, ये रहा अलोंग द डायगोनल BD, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अलोंग द डायगोनल BD। आई गेस आपको समझ में आ रहा है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आप देखोगे बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस एज शोन इन द फिगर। भाई यहां पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। An electron that is free to move is placed at the exact center of the square. To which direction will the electron move? देखो बेटा, अगर आप गौर से देखोगे, यहां सेंटर पर इलेक्ट्रॉन रख दिया गया, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका बीटा नेगेटिव है, और ये भी अल्फा पार्टिकल है। बिल्कुल सही है, मैंने आपके लिए थोड़ा डार्क कर दिया क्योंकि वो इजीली विजिबल नहीं था। बेसिकली क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव उसको नेगेटिव की तरफ खींचेगा बेटा, और ये अल्फा पार्टिकल उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इलेक्ट्रॉन है तो वो तो प्रोटॉन की तरफ जाएगा, और नेगेटिव तो नेगेटिव को रिपेल मारेगा ही, तो अलोंग क्या होगा, अलोंग OD, सो इट विल मूव टुवर्ड्स D बेटा। तो ये कहां की तरफ को जाएगा बेटा, ये कहां की तरफ को जाएगा, ये D की तरफ जाएगा, सो इट विल मूव टुवर्ड्स D। आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा, वो भी अच्छे तरीके से, राइट बच्चा पार्टी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 4 charges as shown in figure are placed at the corners of a square of side length A। बिल्कुल ठीक है यार, एक स्मॉल क्यू है, मैं थोड़ा सा इसको फिर से डार्क कर देता हूं, थोड़ा सा इजीली विजिबल नहीं है, ये कैपिटल क्यू है और ये स्मॉल क्यू है, ऐसा करके है, ये यहां पर रखे हुए हैं। आपको क्या चाहिए, क्यू बाई क्यू का रेशियो, इफ फोर्स ऑन क्यू इज 0, आपको क्या चाहिए बेटा, आपको इस क्यू बाई क्यू का रेशियो चाहिए, और किसी भी मतलब इस पे या इस पे, इन दोनों में से किसी भी एक कैपिटल क्यू पर हमारा फोर्स जो है वो 0 है। एक काम करते हैं बेटा, इसके बाद एक पेज और ऐड ऑन करता हूं, मैं यहां पर एक पेज और ऐड ऑन कर रहा हूं, यहां पर हम दोबारा से वो बना लेते हैं, वो क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। उसने कहा कि सर यहां पर एक क्यू चार्ज है,
एक क्यू यहां पर है, एक स्मॉल क्यू यहां पर है, एक स्मॉल क्यू यहां पर है। साइड लेंथ कुछ भी हो, मैं ए मान के चल रहा हूं, शायद पीछे एल भी होता, देख लेते हैं वैसे एल है या ए है। साइड लेंथ ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो चाहिए। लेट अस सी बेटा क्या होगा बेसिकली, अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो वो क्या करेगा, दोनों में से किसी भी एक पर फोर्स जीरो का मतलब मैं इस वाले को उठा लेता हूं, राइट बच्चे। बेसिकली क्या होगा, ये कैपिटल क्यू वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, राइट है भाई, सेंट्रल फोर्स है कुलाम्स लॉ, तो वो उसको उधर को रिपेल करेगा। ये स्मॉल क्यू वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, राइट है, और दोनों के बीच में है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो कहीं ना कहीं दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ से होगा। इसको आप E1 मान लो, सॉरी F1 मान लो, ठीक है, इसको आप F1 मान लो, इसको आप F2 मान लो, तो कहीं ना कहीं ये रिजल्टेंट होगा। लेकिन पहले आपको F1 और F2 तो निकालना पड़ेगा ना। जैसे जैसे F1 क्या होगा बेटा, कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, सेम F2 भी वही है, क्यों वही है, क्योंकि भाई चार्जेस भी सेम है और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम है। भाई आपने कहा सर F1 F2, सीधा सीधा इसको F के बराबर ना मान लू, भाई क्या मैं इसको सीधा सीधा F के बराबर ना लिख दूं, ठीक बात है, ये तो हो गया। लेकिन मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे तो F रिजल्टेंट चाहिए। बेसिकली ये जो रिजल्टेंट है ये इस डायरेक्शन में है, तो F रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर लॉ ऑफ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है वो, रूट ऑफ F1 का स्क्वायर, अच्छा जी, प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और यही से आप देखोगे तो क्या एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री। सो दिस विल बी cos 90 डिग्री बेटा, दिस विल बी cos 90 डिग्री। ये आपका ऐसा हो गया, ये जीरो हो गया, तो यहां से F1 और F2 सेम है, तो क्या मैं 2F स्क्वायर नहीं लिख सकता रूट में, या इसको ऐसा नहीं लिख सकता रूट 2F, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको मैंने क्या लिखा, रूट 2F इस डायरेक्शन में। और इस पर फोर्स को जीरो करने के लिए बेटा, इस पर फोर्स को जीरो करने के लिए ये तो मस्ट है that this should be negative। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये इधर जाएगा, ये इसको फिर भी इधर को ही फेंक देगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं चांसेस। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको अपनी तरफ खींचने वाले हैं, तो ये नेगेटिव है, इतना कंफर्म पता चल गया। अगर ये a है और ये भी a होगा, स्क्वायर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये a रूट 2 हो गया, तो ये उतने ही फोर्स के साथ इसको खींचेगा। तो असल में क्या होगा ना बेटा, ये कितना फोर्स लगाएगा, के क्यू स्क्वायर Q1 इंटू Q2 क्यू स्क्वायर अपॉन a रूट 2 का स्क्वायर, राइट है बच्चे। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इस फोर्स के बराबर, रूट 2F के बराबर। सो दिस विल बी इक्वल टू रूट 2F। भाई F की जगह वैल्यू पुट करो, F क्या है, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। इसको करो जरा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और रूट 2, तो मतलब 2a स्क्वायर बराबर बेटा रूट 2 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आपका a स्क्वायर। भाई a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, q से q कट गया, k से k कट गया, ये उधर चला जाएगा। देखिए आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, q अपॉन 2 बराबर बेटा इधर क्या है, रूट 2 इंटू स्मॉल क्यू, रूट 2 इंटू स्मॉल क्यू। सो बेसिकली q बाई क्यू बराबर 2 रूट 2, लेकिन q तो नेगेटिव था तो आप माइनस लिखेंगे, तो यू कैन से बेटा दैट q बाई क्यू बराबर माइनस 2 रूट 2। आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आप फिर से देख सकते हो, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने क्या किया एक बार बता दूं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, इसने इधर F1 लगाया, इसने इधर F2 लगाया, दोनों बराबर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये इनका रिजल्टेंट आया। इसको जीरो होने के लिए इतने ही फोर्स के साथ अगर कोई सामने से खींचेगा तो इसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाएगा, बस उसके बराबर कर दिया मैंने, और यहां से मेरे पास दोनों का रेशियो आ गया। आई होप आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी -2 रूट 2, दैट विल बी बच्चे -2 रूट 2, राइट बच्चा पार्टी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। क्या बोलता है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो बेटा न्यूटन पर कूलम कहने का मतलब है फोर्स को आप चार्ज से डिवाइड करते हो, बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मुझे क्या ही बताना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द करेक्ट आंसर। आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, राइट बच्चा पार्टी। अच्छा और देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20,
A proton moving at constant velocity enters the region between two charged plates as shown below. आपको दिखाई दे रहा है एक प्रोटॉन ऐसे जा रहा है, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। कलर चेंज कर दे अगर, तो ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट, और एक प्रोटॉन ऐसे जा रहा है बेटा। तो बेसिकली वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, वो कह रहा है कि सर विच ऑफ द पाथ शोन करेक्टली इंडिकेट्स द प्रोटॉन्स ट्रेजेक्टरी आफ्टर लीविंग द रीजन बिटवीन द चार्ज प्लेट्स। बेसिकली बेटा अगर जाएगा तो पॉजिटिव है तो वो किसकी तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? निकलने के बाद तो ऐसा नहीं होगा। सो यहां पर ट्रेजेक्टरी ई तो है ही नहीं, ई तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन जीत गया यहां पर, तो डी वाला ऑप्शन जीत गया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। भाई एक पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होगा नहीं। तो ये आपके सामने है। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 20th क्वेश्चन हो गया। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ। A charged cloud system, okay, a charged cloud system produces an electric field in the air near the Earth's surface. A particle of charge itna is acted on by a downward electrostatic force itna. Okay, when placed in this field, the gravitational and electrostatic force experience exerted on a proton placed in this field. देखो भाई, अगर आप देखोगे तो ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स क्या होगा, F ऑन प्रोटॉन बराबर mg, यही होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, QE। समझ में आया? यही तो होगा। अब Q क्या है? प्लस E, ठीक है ना। Q क्या है? प्लस E। आप कैलकुलेट मारो भाई। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 10 की पावर -27। और G को अप्रोक्सीमेशन में आप अगर देखो तो 10 मान के चल सकते हो। अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो ये ऑन एन एवरेज 1.6 इंटू 10 की पावर -26 नहीं हो सकता, राइट है बच्चे। तो आप यहां पर देखो -26 वाली कहानी में या तो ये फिट बैठ रहा है या तो ये फिट बैठ रहा है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा। ये ऑप्शन तो पहले ही मेरे कट हो गए, बस एक बार अभी इसको करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रो, या फिर आप यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख दो साइड में, ताकि आपको याद भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा हो। क्या होगा बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये किसका चार्ज है? प्रोटॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ओके, चार्ज क्लाउड सिस्टम प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर नियर द अर्थ सरफेस, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज इतना इज एक्टेड बाय डाउनवर्ड इलेक्ट्रो। अच्छा, हमें चार्ज दे रखा है, हमें फोर्स दे रखा है, तो यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। बाय डाउनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना चार्ज दे रखा है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F बाई क्यू, राइट। तो F कितना है? 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय, भाई ये तो ऑलरेडी फिर मतलब एक हिसाब से आपको गिवन है ना, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए हमें। आपका ये हो गया, और चार्ज पार्टिकल इतना है। चलो ठीक है, फिर आप इसको क्यों ले रहे हो? फिर हमें इसका लेना देना तो है ही नहीं। उसने कहा एक चार्ज पार्टिकल है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, राइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी F अपॉन Q। तो F कितना है बेटा? 3 इंटू 10 की पावर -6। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -9 बेटा। अब आप सिंपली से देखो, ये 1.5 हो गया इंटू ये -9 -6 प्लस 3 हो गया। तो ये अब आप गलती क्या करोगे? आप सीधा सीधा इसको ऐसे कर दोगे। नहीं बेटा, उसने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा है, उसने आपसे फोर्स पूछा है। फोर्स यानी कि इससे मल्टीप्लाई करोगे किसको? इस वाले को। 1.5 इंटू 10 की पावर 3, कहने का मतलब है -16 पावर आ गया। भाई ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो बचा यही। कैलकुलेशन कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। आपने क्या किया? पहले mg निकाला, उसके बाद क्या किया? यहां से QE निकाला। भाई उधर से आपका ये E निकल आया F बाई क्यू से, E निकलते ही इसमें पुट कर दिया, राइट बच्चा पार्टी। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चले बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास m जस्ट टू रिमेन सस्पेंडेड व्हेन चार्ज्ड विद 1 इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक वाटर ड्रॉप m मास का, उसको सस्पेंड करना है जब 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, क्या हो जाएगा? जो नीचे वाला जो फोर्स है
mg वो किसके बराबर हो जाएगा, QE के बराबर, ऐसे करके, हाँ या ना। सो यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन, m मास है व्हेन चार्ज विद 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब Q आपका क्या हो जाएगा, E, तो यही से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, mg अपॉन Q की जगह E से डिवाइड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सीधा सीधा mg अपॉन E, B इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, mg अपॉन E। आई गेस आपको समझ में आ रहा है बेटा, राइट बच्चा पार्टी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e एंड मास 2m। अच्छा, आपको अगर खुद से करना है बेटा, इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करके यहां पर ऑप्शन का टाइप करो, फिर आप मेरे से जब सोल्यूशन देखोगे तो आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं उसमें, राइट बच्चे। चल, सो अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e एंड मास 2m is moving in an electric field E. The acceleration imparted to the charge is, कितना एक्सेलरेशन चार्ज को हमने इंपार्ट किया। देखो बेटा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 3e और मास कितना है बच्चे 2m, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है एक्सेलरेशन। देखो बेटा, F क्या होता है, QE के बराबर, और F किसके बराबर होता है अगर किसी चार्ज पार्टिकल का मतलब कुछ मास है तो ma बराबर QE। आपसे क्या मांग रहा है वो, एक्सेलरेशन, तो A बराबर QE बाय m, एक्सेलरेशन मांग रहा था विच इज इक्वल टू QE बाय m बेटा। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे A तो QE बाय m हो गया, मैं समझ गया। अब अगर आप गौर से देखोगे बेटा तो Q क्या है 3e, और E तो E है, और m क्या है बेटा 2m, m क्या है 2m। सो एक्सेलरेशन imparted to this is 3e by 2m, और यू कैन से ये रहा आपका आंसर। भाई एक्सेलरेशन उस चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड कुछ है, जिसका मास कुछ है, कितना होगा 3e by 2m, राइट बच्चा पार्टी, कितना होगा 3e by 2m। इज इट ओके बच्चे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge Q is placed at rest in a uniform electric field E। भाई एक मास m का पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है बच्चे, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, and then released the kinetic energy attained by the particle after moving a distance y will be। तो उस पार्टिकल ने काइनेटिक एनर्जी जो अटेन किया होगा कुछ y डिस्टेंस कवर करने के बाद, अगर आप यहां से ध्यान से देखो बच्चे तो एक वर्क एनर्जी थ्योरम आता है, क्या कहता है वो, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन, और वर्क डन तो क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर टू आपका वही काइनेटिक एनर्जी, राइट बच्चा पार्टी। फोर्स क्या है QE, काइनेटिक डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हो रहा है y, ये तो रहा आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y, ठीक है ना। सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, वही वो पूछ रहा है, दिस इज योर आंसर QEy। देखो बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये क्या है ना, यहां से अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, यहां से हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। हम ये 1-1.5 घंटे की कहानी है हमारी, और इस 1-1.5 घंटे में लगभग हम कम से कम 50 क्वेश्चंस के आसपास कर रहे होंगे। जैसे भी आप देख पा रहे हो तो कुछ 48 मिनट के आसपास आपका सेशन हो चुका है, और आपके कुछ 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ बड़े छोटे थे, कुछ थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, कुछ नहीं ले रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। 25 क्वेश्चन, a charged particle of mass m and charge q initially at rest is released in an electric field of magnitude e, its kinetic energy after time t will be। एक चार्ज पार्टिकल है m मास का, q चार्ज है उसके ऊपर, वो इनिशियली रेस्ट पर रखे हुए हैं, उसको हमने e मैग्नीट्यूड में रखा है, आपको काइनेटिक एनर्जी t समय बाद चाहिए। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv², तो कहीं ना कहीं अपने को v तो चाहिए भाई, बाकी इसी फॉर्मूले में v अगर पुट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना t समय बाद। और v और t का रिलेशन किस किस कंटेक्स्ट में है, फर्स्ट इक्वेशन आपका मोशन का कैसे, v बराबर u प्लस at, वो बहुत क्लियरली आपको कह रहा है कि सर इनिशियली वो रेस्ट पर था, यानी कि u आपका जीरो है, यानी कि u आपका जीरो है, तो v क्या हो जाएगा at बेटा। और अगर आप a को भी निकालना चाहो तो आपको पता है f बराबर QE होता है, दैट सिंपली मींस ma बराबर QE
यानी कि ए बराबर क्यू ई बाय एम बेटा, ए बराबर क्यू ई बाय एम। इसका मतलब v बराबर क्यू ई बाय एम इंटू टी, v बराबर क्यू ई बाय एम इंटू टी। बस आपको क्या करना है, बस आपको इसको यहां पर पुट करना है। तो जरा एक बार पुट करने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम क्यू ई इंटू टी बाय एम का होल स्क्वायर, क्यू ई इंटू टी बाय एम का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 एम क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कट गया, क्या बचा अपने पास, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m बेटा, यही बच गया। So this is our kinetic energy which is q square e square t square by 2m. Got it? ये रहा सेकेंड ऑप्शन, q square e square t square by 2m. राइट बच्चा पार्टी? So 25th क्वेश्चन आपका क्लियर है, यहां से आप कर लो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is 26th क्वेश्चन। देखते हैं एक घंटा खत्म होने से पहले कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। क्या ये अगले 5 क्वेश्चन एक घंटा खत्म होने से पहले कर भी पाते हैं, या उससे पहले ही मतलब पहले 5 क्वेश्चन होते हैं, या पहले ये हमारे 8-10 मिनट कंप्लीट होते हैं। तो टारगेट देखते हैं। 26th क्वेश्चन बेटा, अ सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ l एंड मास ऑफ द बॉब इज m। अच्छा, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप पहले खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर में साइड हो जाता हूं, आप देख लो खुद से, पहले एक बार ट्राई कर लो फिर उसके बाद बताना। क्या है बच्चे, सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ l एंड द मास ऑफ द बॉब इज m। ओके, द बॉब इज गिवन अ चार्ज ऑफ q कूलाम। बॉब को हमने q कूलाम का चार्ज दिया। राइट बच्चा पार्टी? द पेंडुलम इज सस्पेंडेड बिटवीन द वर्टिकल प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। If E is the electric field strength between the plates, the time period of the pendulum is given by। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, ये आपके प्लेट्स है, चार्ज पैरेलल प्लेट्स है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। वो ऊपर वाली मैंने ऐसे बना दी आपके लिए, थोड़ा सा ऐसे कर दो ताकि दूरी इक्वल बनाई रखे हम, ठीक है ना बच्चे। और हमने यहां पर एक पेंडुलम को ऐसे करके सस्पेंड कर दिया, ठीक है, ऐसे करके सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है बच्चे, अगर आप देखो तो नीचे क्या होगा, नीचे mg लगेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। राइट बच्चे, समझ में आ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर कुछ चार्ज है तो QE चार्ज फोर्स लगेगा। भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको QE उतना फोर्स लगाएगा, F बराबर QE। मैंने कहा ठीक है भाई। आप सिंपल सी बात देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन क्या है, G, और उधर का एक्सेलरेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देखो मेरी बात सुनना, नीचे क्या है, G एक्सेलरेशन, इधर क्या है, A एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा एक्सेलरेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये A कितना आएगा, ये क्या है, F बराबर QE है। F क्या होता है, MA होता है। F क्या होता है, MA होता है। तो इसका मतलब MA बराबर QE। अगर MA QE के बराबर है तो क्या A बराबर QE बाय M होता है कि नहीं होता है? भाई A बराबर QE बाय M होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब G डैश क्या होगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, एक नीचे y एक्सिस एक इधर x एक्सिस, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। तो रिजल्टेंट क्या होगा, G डैश अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस 2AG। वो तो cos 90 से चला गया, कर लो एक बार, आप भूल ना जाओ कहीं, cos 90 तो जीरो हो गया ना वैसे भी। राइट बच्चे, cos 90 तो वैसे भी जीरो हो गया। तो क्या पता चलेगा, A की जगह QE बाय M का होल स्क्वायर, QE बाय M का होल स्क्वायर, और G स्क्वायर की जगह तो G स्क्वायर ही हो जाएगा। ये है हमारा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G, ये है हमारी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G जो हमें चाहिए थी। पर अपने को तो ये नहीं चाहिए, अपने को तो टाइम पीरियड चाहिए। और अगर आपको याद हो बेटा तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला हुआ करता था, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला हुआ करता था, 11th तक से निकाला हुआ है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L। यहां पर G की जगह G डैश होगा, यहां पर G की जगह G डैश होगा बेटा। तो आप क्या करोगे,
सीधा सीधा यहां डाल दोगे 2 पाई रूट एल अपॉन जी डैश की जगह बस ये पुट कर दो। ये क्या होगा, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर बेटा, क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर बच्चे, राइट है। तो इसका मतलब ये रहा रूट 2 पाई रूट एल बाय जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। मैंने तो सोचा था काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इन 8-10 मिनट में, लेकिन यही वाला एक क्वेश्चन काफी समय ले गया। एक बार फिर से देख लो आप लोग, ताकि आपको अगर किसी को समझ में ना आया तो देख लो। नीचे की तरफ जी, राइट साइड ए, इनका रिजल्टेंट निकाला तो रिजल्टेंट जी क्या हुआ, ये रहा बेटा। असल में क्या है ना, नीचे ग्रेविटी की वजह से जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से राइट में, तो इनका रिजल्टेंट इधर जी निकला, तो जी डैश निकल गया। बस उस फॉर्मूले में सीधा सीधा टाइम पीरियड के फॉर्मूले में डाला 2 पाई रूट एल बाई जी, उसमें पुट किया, ये स्क्वायर है बेटा। ये असल में यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये अक्सर में अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखूं तो आपको दिख जाएगा। दिस सिंपली मींस रूट ऑफ एल अपॉन रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। कैमरा शायद थोड़ा हिल गया है, जिस हिसाब से उधर का नहीं दिखाई दे रहा है, बट ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बच्चे। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन एयर आर एट अ सेपरेशन ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अल्फा पार्टिकल ड्यू टू ड्यूट्रॉन इज। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इसको तो मेरे को करवाने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। भाई सीधा सीधा पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, राइट बच्चा पार्टी, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सो आई एम मूविंग अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28 बेटा, फॉर अ पॉइंट चार्ज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस डिस्टेंस आर इज गिवन बाय। आप सभी को पता है बेटा, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ हमारा सही है। मैंने लास्ट क्वेश्चन क्यों आपको खुद से करने दिया, क्योंकि मुझे पता है आप कर लेंगे, और 1 घंटे में यार मतलब हाफ एन आवर में 15 क्वेश्चंस करे थे, तो इस हाफ एन आवर में 15 और हो जाने चाहिए, ताकि अगले हाफ एन आवर में 15 या 20 और कर ले, और 50 क्वेश्चन का टारगेट 1.5 घंटे में हम कंप्लीट कर सके। 28वां क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। चलिए बढ़ते हैं जरा 29th क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, टू चार्जेस इतना एंड इतना आर प्लेस्ड इतना, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस इज। भाई इसको तो करना पड़ेगा, +5 है, +10 है और 20 सेंटीमीटर पर है। देखो बेटा, देखो बच्चे कैसे करेंगे हम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्या कहा, एक तो आपका +5 माइक्रोकुलाम है, एक +10 माइक्रोकुलाम है, और दोनों आपस में कुछ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। मुझे बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कोई बात नहीं, देखेंगे पर +5 और +10, नो हाँ +5 +10 है, बिल्कुल ठीक है। बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। ये +5 इसको इधर को रिपेल करेगा, ये +10 इसको इधर को रिपेल करेगा। भाई +5 उधर को रिपेल करेगा, +10 इधर को रिपेल करेगा, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात ये है, ये तो 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसको E1 मान लो और इसको E2 मान लो। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। बहुत सिंपल सी बात है, E2 से E1 बड़ा होगा। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वेक्टर सम होता है, पर मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आप देख लो E2 बड़ा है, E1 छोटा है और अपोजिट डायरेक्शंस है, तो माइनस हो जाएगा। तो E नेट क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, E2 माइनस E1। E2 क्या है बेटा, E नेट के लिए E2 क्या है बच्चे, आपका K इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि 10 का ऐसा करके डिवाइडेड बाय बेटा आर स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आर भी सेम है और के भी सेम है, बस क्यू क्यू बदल रहा है। माइनस बेटा के और इसका 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। आप क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से के बाय आर स्क्वायर कॉमन लेके और इंटू 10 की पावर -6 भी कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, 10 - 5, सिर्फ 5 बच जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो बेटा,
अब बस आप इसको सॉल्व कर लो। सो व्हाट विल बी योर ई नेट? योर ई नेट विल बी के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? 10। सो आप कहेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -4 और 10 की पावर -6 और 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 5। देखो बेटा, ये तो -2 बच गया, -2 ऊपर जाएगा +2 बन जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर +2 इंटू 5, 5 9 45, और ये बन गया देखो +3, ये +2 5। तो यू कैन से 4.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। और किस डायरेक्शन में? ओ, और ये अगर ए मान रहे हो तो ओ ए के अलोंग, ठीक है ना। तो आप क्या बोल रहे हो? टुवर्ड्स 5 माइक्रो कूलम की तरफ, और कितना? 4.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन, ये रहा। तो 4.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, और वो भी किसकी तरफ? +5 माइक्रो कूलम वाले की तरफ। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट बच्चे? दिस इज योर फाइनल आंसर। आई गेस आपको समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चे, थोड़ा सा आगे देखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30th, ठीक है। दो स्मॉल चार्ज स्फीयर्स है, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स ए एंड बी हैव चार्जेस ऑफ इतना एंड इतना respectively and are held at a separation of इतना सेंटीमीटर from each other. At what distance from A electric intensity would be 0? ध्यान देना बेटा, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे? ये 10 माइक्रोकूलम है और एक चार्ज है 40 माइक्रोकूलम का, और वे आपस में 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। वो क्या कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए, अगर ये ए है और ये बी है तो ए से कितनी दूरी पर, ए से बेटा कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आपने कोई भी पॉइंट मान लिया जो ए से एक्स दूरी पर होगा, तो ये वाला कितनी दूरी पर होगा? 90 माइनस एक्स। अगर ये वाला एक्स दूरी पर है तो वो वाला पॉइंट कितनी दूरी पर होगा? 90 माइनस एक्स पर। बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो आप देख लो भाई, बड़े मैग्नीट्यूड वाला इधर करेगा, ये वाला इधर को करेगा। इसको E1 मान ले या EB मान रहे हैं, इसको EA मान रहे हैं। अगेन वही है, वैसे तो आप वेक्टर सम की बात करेंगे लेकिन आप सीधा सीधा EB माइनस EA कर देंगे। EB क्या है बेटा? K, और इसको QB मान लो, डिवाइडेड बाय दूरी कितनी है? 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक काम करो ना, माइनस क्यों कर रहे हो? दोनों को इक्वल कर दो ना बेटा, दोनों को इक्वल कर दो, EA को EB के बराबर कर दो, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। भाई जितना राइट है उतना ही लेफ्ट है, 0 हो गया, कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब KQA अपॉन आपका एक्स का स्क्वायर बराबर K, और नीचे आपका क्या है? QB डिवाइडेड बाय 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटा, राइट बच्चा पार्टी? ऐसा ही होगा भाई, K से K कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, QA क्या है बेटा? 10 इंटू 10 की पावर -6, राइट है जी। नीचे आपका एक्स स्क्वायर है। सर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? क्योंकि बच्चे दोनों साइड है ना, इजीली कट जाएगा दोनों साइड। तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा QB क्या है? 40 इंटू 10 की पावर -6, डिवाइड करो इसको किससे? 90 माइनस एक्स का स्क्वायर से, 90 माइनस एक्स का स्क्वायर से। भाई ये -6 कहानी क्लियर हो गई, 0 0 कहानी क्लियर हो गई। मल्टीप्लाई मारो, 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर से आप इसको भी काटोगे तो ये बन जाएगा 90 माइनस एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा? 2x। 90 बराबर x प्लस 2x 3x, और यू कैन से बेटा x बराबर 30 सेंटीमीटर। यानी कि A से 30 सेंटीमीटर या B से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहां क्या पूछा है? डिस्टेंस फ्रॉम A, और डिस्टेंस फ्रॉम A आपको दिखाई दे ही गया, 30 सेंटीमीटर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट बच्चों? 4 मिनट ऊपर चले गए, खैर कोई बात नहीं। देखिए 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी तक कर चुके हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ना है 31st क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोलता है 31st क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है? इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, E is the electric permittivity, then dimensions of sigma by E are same as। देखो बेटा, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया होता है।
अब सिग्मा तो Q बाय A हो गया, एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन है, राइट बच्चे। ऐसे करके डायमेंशन देखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर जो होता है, या सिर्फ Q जो होता है, या सिर्फ Q बाय R स्क्वायर जो होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये R स्क्वायर तो एरिया का ही यूनिट है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये Q बाय A इंटू एप्सिलॉन है कि नहीं है? Q बाय A इंटू एप्सिलॉन डायमेंशंस की बात कर रहा है, यूनिट्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसका यूनिट किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो आप सीधा सीधा क्या कह दोगे बेटा? आप सीधा सीधा क्या कह दोगे कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशन के बराबर है। तो सिग्मा बाई ई का डायमेंशन अगर कभी आपसे पेपर में कभी भी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, राइट बच्चों। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32। 4 मेटल कंडक्टर्स, 4 मेटल कंडक्टर्स है, हैविंग डिफरेंट शेप्स। 4 मेटल कंडक्टर्स है, एक आपका स्फेयर है, एक आपका सिलेंडर है, एक आपका पेयर है और एक आपका लाइटनिंग कंडक्टर है। They are mounted on insulating stands and charged, one which is best suited to retain the charges for a longer time। देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक स्फेयर जो है ना, उसका जो सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, दैट विल बी मिनिमम। यानी कि स्फेयर जो है वो बेस्ट सूट हो सकता है टू रिटेन द चार्जेस फॉर लॉन्गर टाइम, राइट है। तो स्फेयर कौन सा है? फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कभी भी अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए, सो यू गाइज विल बी एबल टू डू दिस ऑल्सो। समझ में आ रहा है बच्चों? आई गेस आप सभी बच्चों को इजीली समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। अभी देखिए 33 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बेटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? भाई ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। सेंटर पर ये इसको इधर को खींचेगा, ये रिपेल करेगा, तो भाई डबल हो गया कि नहीं हो गया? ये मान लो ई, ये ई दूरी सेम है, आर बाय आर, तो दूरी सेम है, ई और ई 2e हो गया। तो आप क्या कहेंगे? एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट सेंटर। समझ में आया कि नहीं आया? एक चार्ज ने जितना लगाया उसका दुगना, भाई इसने जितना लगाया और इसने जितना लगाया दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? तो एक चार्ज ने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा उसका दुगना एट सेंटर, राइट बच्चा पार्टी? आई गेस समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 34th क्वेश्चन। और यार अभी देखो बोर नहीं होना है, खाना वाना साथ में या पानी वानी देख लो, नहीं तो आप अपना वीडियो को पॉज कर लो, पानी वानी पी लो, ठीक है, वापस देख लो, लेकिन जाना नहीं है। 1.5 घंटे के आसपास का सेशन होने वाला है हमारा, और अच्छा यार मजेदार होने वाला है। 34th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? इफ r इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल, then the electric field intensity due to the short dipole remains proportional to। देखो बेटा, एक शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल की अगर आप बात करते हैं तो जो एक्शियल पॉइंट वाली कहानी होती है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू वाली, कुछ इस पी पॉइंट पर जो सेंटर से कुछ आर दूरी होती है, तो आप क्या कहते हो? आप ऐसा नहीं लिखते फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्शियल होता है, करवाया होगा, 2kp/r³ होता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ है, तो क्या आप ऐसा नहीं कह सकते इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻3? ऊपर चला जाएगा। सो यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों पूछा था आप लोगों से ये मैंने आप लोगों से क्यों पूछा था बेटा? ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई इस तरीके से भी वो आपसे पूछ सकता है। इनवर्सली थोड़ी देगा, जरूरी थोड़ी हमेशा इनवर्सली देगा, डायरेक्टली भी तो दे सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 35th क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्राई करिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो आई गेस बच्चों आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। देखते हैं क्या बोलता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कोइंसाइड्स ऑन z एक्सिस
and its midpoint is on origin of coordinate system, the electric field at an axial point at a distance z is very greater than या Ez, and electric field at an equatorial point at a distance y from the origin is इतना. z जो है वो अगर y के बराबर और वह वेरी ग्रेटर देन a है, यानी कि वेरी शॉर्ट डाइपोल है बेटा. आप सभी को पता है कि E एक्सियल जो होता है वो ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल होता है, या फिर E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल जो होता है वो आपका 2 के बराबर होता है. पर किसके लिए? फॉर अ वेरी शॉर्ट डाइपोल बेटा. किसके लिए? फॉर अ वेरी शॉर्ट डाइपोल. तो आप समझ लेना, छोटे से EZ अपॉन EY पूछ रहा है. Z क्या था? एक्सियल पॉइंट. Y क्या था? इक्वेटोरियल पॉइंट. तो E एक्सियल या फिर आपका EZ अपॉन EY कभी जब Z Y के बराबर है, दैट इज वेरी ग्रेटर देन A. समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 के बराबर होगा. सो 2 इज द करेक्ट आंसर. राइट बच्चों, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. 35th क्वेश्चन भी आपका डन है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 है बेटा. क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is placed in a uniform electric field E. The maximum torque experienced by the dipole is. बहुत अच्छी सी बात है. आपको बहुत क्लियरली पता है कि अगर आप डाइपोल की बात करते हैं, टॉर्क बराबर क्या होता है? Pe sin थीटा. और अगर आप मैक्सिमम की कहानी देख रहे हैं तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 91 होता है. तो टॉर्क क्या होगा? Pe. और यहां पर Pe के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम क्लिक कर देंगे. इन केस Q के फॉर्म में दिया होता तो आप लिखते Q इंटू 2L इंटू E, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते थे 2QL इंटू E. समझ में आया ना? तो डरने की जरूरत नहीं. कभी कभार बहुत सारी बुक्स में 2A भी दिया हुआ है, उसमें भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. तो चलिए बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? 2 equal and opposite charges इतना are placed at a distance of 1 centimeter forming a dipole and are placed in an electric field of इतना. The maximum torque on dipole is. देखो बच्चे, थोड़ी देर पहले हमने किया. पहले तो आप यहां पर देख लो, चार्जेस को रख लो. ये आपका प्लस Q है, ये आपका माइनस Q है. ठीक है ना बेटा? और जो प्लस Q है चाहे माइनस Q है, वो कितना दे रखा है? उसका मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम. और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो 2L, भाई देखो गलती कहां होती है? दे आर प्लेस्ड एट इतना सेंटीमीटर. हम वहां पर उसको, ये जो 1 सेंटीमीटर हम इसको L मान लेते हैं, 2L में इसको डबल करते हैं. ये छोटी गलती होती है, इसको मत करना बेटा. आपका क्या हो जाएगा? यहां पर 2L जो है वो 1 सेंटीमीटर है. ठीक है जी. और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है आपको, विच इज 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम. विच इज 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम. आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम टॉर्क चाहिए. थोड़ी देर पहले बोला बेटा Pe sin 91 होगा, विच इज Pe. अब Pe को क्या लिख सकते हो? जैसे पीछे वाले पेज में बोला 2QLE, तो आप यहां पर भी सीधा लिख दो ना. सीधा लिख दो 2QLE. क्या लिखेंगे बेटा? 2QLE. बस वैल्यूज पुट करो, आपके पास मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू वैसे भी आ गया. कैसे बेटा? टॉर्क मैक्सिमम बराबर 2 तो है ही है. Q की बात क्या है? ये रहा 2 इंटू 10 की पावर -10. और आपका L क्या है बेटा? L क्या है? 1/2. देखा, L चाहिए बेटा 1/2. सो 1/2 इंटू 10 की पावर -2 बेटा. और आपका इसके जस्ट बाद आपको क्या चाहिए? E. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगले नीचे लिख लो 2 इंटू 10 की पावर 5 बेटा. भाई इस 2 से ये 2 काट दो. ऊपर क्या है? 2. इधर क्या है? 2. -10 -2 -12 प्लस 5 -7. 4 इंटू 10 की पावर -7. और यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर. टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर. सो यू कैन से बेटा 4 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर. और डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा. राइट बच्चा पार्टी? डी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। आई गेस आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 38th क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 38th क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट P and rotational inertia I oscillating in a uniform electric field E is given by। यहां थोड़ा सा आपको 11th क्लास का टच देना पड़ेगा। आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है और उसका कुछ रोटेशनल इनर्शिया भी है, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो वो ओसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। आपको उसका फ्रीक्वेंसी बताना है। सबसे पहले तो आप एक चीज देखो बेटा, सबसे पहले तो आप एक चीज देखो कि यहां पर टॉर्क क्या होगा, जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो क्या होगा, माइनस पीई साइन थीटा। और छोटे एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल, दिस टॉर्क विल बी माइनस पीई इंटू थीटा। राइट बच्चे, दिस विल बी माइनस पीई थीटा। और यही अगर आप देखोगे तो आई क्या होगा, यही पर अगर आप देखोगे तो आपका आई क्या होगा बेटा, आई विल बी आई नहीं, टॉर्क टाउ विल बी आई अल्फा एज वेल। ये हो गया, ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप देख पा रहे हो तो आई अल्फा बराबर माइनस पीई थीटा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। राइट बच्चा पार्टी। अच्छा एक बात और बता दूं, जब हम कभी भी करते हैं टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के फैक्टर में 2 पाई आता है, फ्रीक्वेंसी के फैक्टर में 1/2 पाई आता है। तो आप सीधा सीधा देख लेना कि ये 2 पाई वाला तो वैसे भी कट गया, या तो ये बचेगा या तो ये बचेगा। तो आपका ये तो ऐसे आ गया है ना बेटा, ये ऐसे आ गया आपका आई अल्फा बराबर माइनस पीई थीटा। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा यहां से निकाल सकते हो, इतना मेरे पास आ गया आई अल्फा बराबर माइनस पीई थीटा। सो अल्फा बराबर माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा, माइनस पीई बाई आई इंटू थीटा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, देखो जो हमारे पास अल्फा होता था वो क्या आता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हुआ करता था। भाई अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते थे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया करता था, लेकिन अगर आप अल्फा की बात करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे पास ये क्या होता है भाई, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है, ठीक है ना, 2 पाई न्यू होता है। सो आप ये कह सकते हो अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और यू कैन से ओमेगा स्क्वायर बराबर अल्फा अपॉन थीटा, यही तो होगा। सो न्यू बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन थीटा। राइट बच्चे, यानी कि अंडर रूट ऑफ माइनस पी, माइनस तो माइनस कट गया, पीई अपॉन आई, थीटा से थीटा कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, यानी कि रूट पीई बाय आई। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बस इस चीज को याद रखो, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। राइट बच्चा पार्टी, चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 39th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। भाई ये तो बच्चों का सवाल है, फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। बिल्कुल सही बात है, आपको पता है पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है, कहां ही खत्म होगा, खत्म होगा तो नेगेटिव पे खत्म हो रहा है, और खत्म हो गया नेगेटिव पे तो वो वहां से ओरिजिनेट नहीं हो सकता। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। They form closed loops, no they cannot form closed loops, so this one option is the correct answer। ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यू कैन से रॉन्ग, और यू कैन से रॉन्ग, ठीक है ना। ये मैग्नेट के फॉर्म में होता है, जब आप देखते हो ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है और अंदर साउथ से नॉर्थ आती है, एंड दे फॉर्म क्लोज लूप। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नेगेटिव से भी ओरिजिनेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सिर्फ ओपन लूप्स होते हैं, ओपन कर्व होते हैं इवन, लेकिन ये वाले क्या होते हैं, क्लोज लूप होते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, एंड दिस ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? राइट बच्चा पार्टी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या दिखाता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज का मतलब है इट शोज अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, इट शोज
अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन शो करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं ना ऐसे करके, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां से ऐसे निकलता है, यहां से ऐसे निकलता है, फिर ऐसे निकलता है, फिर ऐसे निकलता है, फिर ऐसे, यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ठीक है ना, यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ऐसे करके। सो इट शोज अट्रैक्शन बिटवीन आपका अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना बेटा। तो मैं इसको तो इरेज कर दे रहा हूं, इसको तो मैं इरेज कर दे रहा हूं, और आपका ये हो ही गया, राइट है, बी ऑप्शन। 40 सवाल बढ़ गए, 8 to 8 10 सवाल और करने, थोड़ी देर आपको और रुकना है। तो देखो बेटा, नेक्स्ट इज 41 क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, फ्लक्स पे पहुंच गए, इसका मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद गॉस थ्योरम का ही टॉपिक है, ठीक है। और आई गेस हाफ एन आवर का सेशन होने के, मतलब 1.5 आवर का सेशन होने के बाद आई विल जस्ट ओवर द लेक्चर, फिर हम सेकंड चैप्टर पे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, फ्लक्स क्या होता है? ई ए, तो फ्लक्स बराबर ई ए, राइट है ना। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपका ई क्या है? न्यूटन पर कूलम, और ए क्या है? मीटर स्क्वायर। सो यू कैन से न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? सिर्फ ऐसा यूनिट पूछा था, बहुत बेसिक सवाल है, सबको आता है। 42 क्वेश्चन, विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग? इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? फ्लक्स बेटा, फ्लक्स क्या है? ई डॉट ए, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट स्केलर ही होता है, तो ये तो आपका वैसे भी वेक्टर नहीं है बेटा, ये तो वैसे भी वेक्टर नहीं है। हमें पता है, इवन काटने से ज्यादा क्या बेटर है, एस लिख दो। ये स्केलर है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है, और ये क्या है? वेक्टर है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, राइट बच्चा पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इफ ई डॉट डी एस बराबर 0, इफ ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल बराबर 0 इनसाइड अ सरफेस, दैट मींस देयर इज, इसका क्या मतलब है? वहां पर दैट मींस देयर इज नो नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, आप क्या कह रहे हो? क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आप यही तो कह रहे हो। क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आप यही से मेरे से कह रहे हो कि इनसाइड सरफेस आपका ई डॉट डी एस 0 है, राइट बच्चा पार्टी। इनसाइड सरफेस आपका ई डॉट डी एस 0 है, तो इसका मतलब ये अगर ऐसा है तो क्यू नेट आपका 0 होगा। गॉस थ्योरम क्या कहता है? किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर नेट चार्ज हमारा 0 है तो ई डॉट डी एस हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो नो नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। नो चार्ज बोलता, गलत हो जाता, उसने क्या बोला? नो नेट चार्ज बोला। सो नो नेट चार्ज इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही सही है, बाकी तो सब पढ़ने की क्या ही जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन सरफेस द गॉस लॉ इज स्टेटेड एज E dot ds बराबर 0, फॉर दिस वी कैन कंक्लूड। आप एक बार इसको पढ़िए, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूं, पानी की बोतल भर रहा हूं, आप इसको भरिए जब तक हम इसको रिकंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। क्या कहता है? फॉर अ गिवन सरफेस द गॉस लॉ इज स्टेटेड एज E dot ds बराबर 0, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट। देखो बेटा, E dot ds हमें क्या दे रहा है? What is this E dot ds? फ्लक्स। तो आप सीधा सीधा कहोगे अगर फ्लक्स 0 है, so you will say the total flux through the surface is 0। उस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स क्या है बेटा? 0 है। तो चलिए जरा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45th क्वेश्चन क्या कहता है? गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, गॉस लॉ जो है वो वैलिड है किसके लिए? ओनली एनी क्लोज सरफेस, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, एनी ओपन सरफेस, ओनली इरेगुलर ओपन सरफेस। तो बेटा गॉस लॉ जो है ना वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी रेगुलर इरेगुलर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है बेटा, राइट बच्चा पार्टी। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ए दैट एनक्लोजेस द चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है भाई। Q1 भी दे रखा है, Q2 भी दे रखा है और Q3 भी दे रखा है। बच्चे आप सभी को पता है फ्लक्स क्या होगा आपका? Q1 प्लस Q2 प्लस क्या बोल रहा है? एनक्लोजेस द सरफेस ए।
सरफेस ए, तो सरफेस ए में तो ये दोनों है, प्लस Q2 डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट, राइट बच्चे। तो Q1 कितना है, -14, दैट सिंपली मींस -14 नैनो कूलम्ब है सारे, तो नैनो बाद में लगा देंगे, प्लस 78.85 और प्लस कितना है बेटा, सॉरी माइनस कितना है 56, माइनस कितना है, तो आप इसको यहीं पर लिख लो बच्चे, आप इसको इसके नीचे ही लिख लो, यहां पर क्या क्या, -14 एंड देन -56 प्लस 78.85 नैनो है, दैट सिंपली मींस 10 की पावर -9 बेटा, -9 डिवाइड होगा एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12। देखो बेटा 1456 60 72 में से 78.85 गया, तो क्या बच गया, आप एक मिनट रुको जरा, 14 है और 56 है, तो वो कितना हो गया, 50 60 70 70 में से 78.5 चला गया, तो क्या हो गया, 8.85 रह गया। तो आप क्या कहोगे, इसका सिंपल सा मीनिंग है 8.85 इंटू 10 की पावर, यहां -9 है +12 है, तो 10 3 बच जाएगा, नीचे 8.85 तो है ही है, ये तो कट गया, कितना बच गया, सीधा सीधा 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो 10 की पावर 3 ये तो कट गया, ये कट गया, या ये, बस अब यूनिट की बारी है। तो यूनिट क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, EA न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 46 पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 46 का ए ऑप्शन करेक्ट है, तो आप ए ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, राइट बच्चा पार्टी। सो दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्या कहता है, 4 चार्जेस प्लस 8 कूलम minus 3 coulomb plus 5 coulomb and minus 10 coulomb are kept inside a closed surface. What will be the outgoing flux through the surface? बड़ी सिंपल सी बात है यार, Q नेट क्या होगा बेटा, 8 - 3 + 5 - 10, 8 - 3 + 5 - 10, तो 8 + 5 13 -13 0। तो जब नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स क्या होगा, Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट सिंपली मींस 0। तो आपका आंसर आ गया 0। अब ये यूनिट क्या है समझ में नहीं आ रहा, असल में क्या है बेटा, फ्लक्स क्या होता है, E × A होता है, और या तो आप इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर लिखते हो, लेकिन ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना बेटा, वो वोल्ट पर मीटर होता है, मतलब आपका V/L होता है, और मीटर स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करो तो वोल्ट मीटर हो गया। तो आप कहेंगे सर 0 वोल्ट मीटर, आपका आंसर क्या आएगा, 0 वोल्ट मीटर। और थर्ड लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस करने थे, तो थर्ड लास्ट क्वेश्चन बेटा 48th क्वेश्चन, चार्ज Q is first kept in a sphere of radius 5 centimeter and then it is kept in a cube of side 5 centimeter, outgoing flux। बेटा अगर आप देखोगे तो आउटगोइंग फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ एनक्लोजिंग चार्ज पे डिपेंड करता है, कितना चार्ज है अंदर सरफेस के। तो सेम रहेगा, चाहे वो स्फेयर के अंदर रखा हो, चाहे वो क्यूब के अंदर रखा हो, चाहे वो कितना ही वॉल्यूम हो, चाहे वो छोटा वॉल्यूम हो, चाहे वो बड़ा वॉल्यूम हो। सो आप सीधा सीधा कहोगे कि इट विल बी सेम in both the cases. You know why? Because it is independent of shape and size, but it is dependent on charge enclose the surface. I guess समझ आ गया होगा आपको। Now let's move 49th question बेटा। The electric charges are distributed in a small volume. The flux of the electric field through a spherical surface of radius इतना surrounding the total charges इतना, the flux over a concentric sphere of इतना। भाई सेम रीजन है बेटा, अगर यहां पर इतना है तो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर में भी उतना ही होगा, चाहे रेडियस कितना ही हो। सो ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सेम रहेगा, सिमिलर पिछला रीजन बेटा, जो रीजन आपने पिछले क्वेश्चन में दिया सेम रीजन है, कोई अलग रीजन नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो, राइट बच्चा पार्टी। अगला देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि अ सोप बबल और अ न्यूट्रल बलून इज गिवन नेगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस विल, डेफिनेटली इसका रेडियस इंक्रीज होगा। कुछ एक्सेस प्रेशर वाली कहानी होती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, σ/4r वाली जो बबल होता है, सोप बबल, तो वहां से आप देखोगे तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रेशर है, फिर एक्सेस प्रेशर है, तो इसका रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड यस फाइनली 1.5 घंटा पूरा होने से पहले ही मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर के। बच्चों फर्स्ट चैप्टर के आपने मेरे साथ ये 50 क्वेश्चंस कर लिए, 50 MCQs। हाँ
एक सीरीज आपके लिए PYQs की भी लॉन्च करी जा रही है, वो भी है। एक साइंस वाले चैनल पर आपके लिए पूरा डेरिवेशन की वीडियोस भी बन रही है, जिसमें हम पूरे 12th क्लास की फिजिक्स को कुछ 10 से 12 घंटे में बना रहे होंगे। तो आप वो भी आपको मिल ही जाएगा, इसी महीने में बनेगा, डोंट वरी। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे आपने ये चैप्टर 1 की करी बेटा, या तो आज ही नहीं तो कल में 100% चैप्टर 2 की भी MCQs की ऐसी आपके पास वीडियो आ जाएगी। फिर चैप्टर 3 और ऐसी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। अगर है तो सपोर्ट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लेक्चर को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो यार, मोमेंटम को ब्रेक होने मत दो। भले ही एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को करते रहना है, नहीं तो बाद में ऐसा लगेगा कि काश उस टाइम मस्ती नहीं करते, काश उस टाइम इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, अच्छी पढ़ाई करते तो आज तैयारी और अच्छी हो जाती। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि सबका नाम रोशन कर सके। ऑल द वेरी 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 बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, गुड नाइट एंड यस, जय हिंद।